बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल और मौसम की तब्दीली के बायस जो एनर्जी क्राइसिस पैदा होते जा रहे हैं मुल्क में, इस हवाले से हमने पाकिस्तान से में जो गुज़श्ता कई साल तक एनर्जी क्राइसिस के हवाले से जो काम किया जाता रहा और जो जिसके दावे किए जाते रहे माजी में, वो अभी तक बिल्कुल वो निल नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से जो गुज़श्ता 4 साल से कैनेडियन कंपनियों जो दावे कर रही थी और जो हमारे एक सियासी रहनुमा ये दावा करते रहे कि हम 2020 में पाकिस्तान से एनर्जी क्राइसिस का खात्मा कर देंगे, वो भी ना हो सका और एनर्जी क्राइसिस जो है वो अभी तक जारी है। लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है गर्मियों के दिनों में। तो इस सिलसिले में हमने कनाडा से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब एजाज आलम साहब, जो प्रोफेशनल इंजीनियर भी हैं और 2016 में वो बास कैनेडियन कंपनियों को पाकिस्तान लेकर आए थे। उनके बड़े बड़े दावे थे कि वो पाकिस्तान में 2020 में एनर्जी क्राइसिस का खात्मा कर देंगे। हमारे दूसरे मेहमान हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात ख्वाजा तारिक नज़ीर साहब, और अमेरिका से तीसरे हमारे मेहमान हैं और मारूफ एंकर हैं जनाब मोहम्मद वसीम साहब। तो आइए वसीम साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में गुज़श्ता इंतखाबात हुए हैं सेनेट के, और इसमें जो जिस किस्म की का लेन देन हुआ है और जो गोरख धंधा रहा इन सेनेट के इंतखाबात में, खरीदारी और खरीदो फरोख्त का सिलसिला रहा, उसके मुतालिक अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों का क्या ख्याल है? वो क्या समझते हैं इन चीज़ों को, और वो क्या समझ रहे हैं कि ये गोरख धंधा क्या इसी तरह से चलता रहेगा? तहसीन साहब, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मुझे प्रोग्राम में मदऊ करने का। सवाल जो आपने किया है कि पाकिस्तानी जो अमेरिका में मुकीम है, अब वो अमेरिका में मुकीम हो या पाकिस्तान में हो, जब से आपने होश संभाला, हमने होश संभाला और बाकी साहिबान जो बैठे, कोई ऐसा इलेक्शन जिसके अंदर इस किस्म का गोरख धंधा ना हुआ हो? ये हमेशा से होता चला है। ये तो एक स्क्रिप्ट था, ऐसे ही लिखा हुआ था, ऐसे ही चलना था, हो गया। इसमें कोई नई बात नहीं। वसीम साहब, सरेआम नहीं था ना? अभी तो पहले तो छुप छुपा कर हो रहा था, लेकिन इस मर्तबा तो मीडिया में बड़ा सरेआम हुआ है सिलसिला। एक्सेप्ट किया है लोगों ने कि हाँ, हमने वोट खरीदे हैं और हमने वोट जाया करने के लिए लोगों को समझाया है, वोटर्स को हमने गाइड किया है कि वोट किस तरह से जाया करने हैं, और हमने वोट खरीदे हैं, बाकायदा एक्सेप्ट किया गया है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो बस अब ये है कि ईमानदारी और बेईमानी की दौड़ चल रही है, तो उसके अंदर जब आप स्टिंग ऑपरेशन करवाएंगे तो वो भी इसी तरीके से खेलेंगे। इससे पहले भी एक दफा ऐसी वीडियो आ चुकी है मार्केट के अंदर जहां पैसे चले, कोई नई बात नहीं है। अब ये है कि टेक्नोलॉजी आम हो गई है, मोबाइल सबके हाथ में है, लोग वीडियोस बना लेते, निकाल लेते, ये सब होता चला है। मतलब दुनिया में क्या मैसेज गया होगा हमारी हमारी कौम के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए? मैसेज तो देखिए, अगर इसकी फिक्र होती कि दुनिया में हमारा क्या मैसेज जाएगा, तो इस किस्म की फजूलियात कभी भी नहीं होती। 70 साल से ऊपर का अरसा हो गया, यही सिलसिला चलता चला आ रहा है और यही मैसेज जा रहा है लोगों के पास। कोई नई बात नहीं है। इस सिस्टम को दुरुस्त करने वाली बात करें, ये चीजें तो होती ही रहेंगी इसी आप तरीके। बताएं, इसका सोल्यूशन बताएं ना, इसका सोल्यूशन बताएं आप। आपकी तो बड़ी गहरी नजर है अमेरिका में, जो अमेरिका के मौजूद मुआशरे में आपकी बड़ी गहरी नजर है। आप इसका कोई सोल्यूशन बताएं। बड़ा टफ सवाल कर लिया है कि इसका सोल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है। इसका हल तो देखें जी, सिस्टम की जो खराबी है, सिस्टम के अंदर आपके पास सिस्टम नहीं है। जब तक आप अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी। मखसूस खानदान है, 500-600 खानदान, उनकी हुक्मरानी, उनके अंदर ये हुकूमत चल रही है। उस सिस्टम को सही करने की जरूरत है। अगर ये सिस्टम दुरुस्त नहीं होगा तो ये सब चीजें इसी तरीके से चलेंगी। इसका कोई हल नहीं। सिस्टम सही करना। अब सिस्टम कौन सही करेगा, सवाल ये पैदा होता है। ये सवाल करें आप, सिस्टम कौन सही करेगा? सर, कौन सही करेगा बताइए, फरमाइएगा, कौन सही करेगा इस सिस्टम? हाँ, ये 4 मरतबा आ चुकी है, सिविलियन हुकूमतें भी आई हैं और टेनओवर भी पूरे में गवर्नमेंट होके, लेकिन सिस्टम वहीं का वहीं है, बल्कि मजीद करप्ट हो गया सिस्टम।
देखिए, परवेज मुशर्रफ के बाद मेरा ख्याल है ये तीसरा या चौथा सियासी टर्नओवर है जिसके अंदर फौज की मुदाखलत नहीं हुई। राइट जी, मुस्तकिल चल रहा है सियासी। क्या किसी सियासत इन सियासी जमातों ने कोई कानून साजी की है के लिए? किसी ने भी नहीं करी। क्या अवाम के हकूक के लिए कोई कानून साजी की गई? किसी ने भी नहीं करी। ये सिस्टम को इसी तरीके से चला रहे हैं, इनकी मोनोपोली है। इन लोगों के होते हुए सिस्टम दुरुस्त नहीं हो सकता। अब इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए यकीनी तौर पर इंतहाई ईमानदार अशराफिया की जरूरत है जो सिस्टम को दुरुस्त करे। सियासतदानों से आप ये उम्मीद रखते हैं, ये मुमकिन नहीं। लेकिन इदारे लोग तो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो है एक तवील अरसे के बाद एक ऐसा सियासतदान आया है जिस पर कोई करप्शन के दाग नहीं है और वो सिस्टम भी ठीक करना चाहते हैं। मैं इस पर जबान ही बंद रख लूं तो इससे बेहतर और क्या बात होगी भाई? कौन सा करप्शन? उसके सारे करप्ट। आप इलेक्शन से पहले कंटेनर पे खड़े होकर ये दावे किया करते थे कि अगर बिल बढ़ जाए इलेक्ट्रिसिटी का तो हुक्मरान करप्ट, ऐसा हो जाए तो ये करप्ट। तभी लोगों ने आपको वोट दिए थे ना। आपने कहा मैं साहब ईमानदार टीम लेकर आऊंगा। आपने इलेक्टेबल सेलेक्ट कर लिए हुकूमत बनाने के लिए। तो उन लोगों की मौजूदगी में आप ये कैसे कह सकते हो कि आप ईमानदार हो? आप तो वाली बात कर रहे हो कि जी वो सरदार जो था डाकुओं का बड़ा ईमानदार था, जो उसकी टीम डाका उससे कुछ वसूल नहीं करता था, वो सब गरीबों में बांट देता था, वो बाकी जो टीम थी वो सरदार को पालती थी। ईमानदार हो गए? ये कौन सा निजाम, ये कौन सा तरीकेकार है? ये सब बेकार बातें हैं कि मतलब अब फतवे जारी करते रहें। ईमानदार है तो अब ईमानदारी को सही करें ना। आपके पास जहांगीर तरीन बैठे हुए हैं जो आपकी कैबिनेट के अंदर लोग हैं, वो पिछली हुकूमतों से आए हुए लोग हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उन्होंने अपना कर्जे माफ कराए हुए। किसको आपने वो कर दिया, सजा दे दी? वसीम, लेकिन अवाम की तो बस की बात नहीं है ना। जाहिर है सिस्टम तब्दील करने वाले भी यही लोग होंगे अगर ये करना चाहेंगे। तो अवाम के पास तो वोट एक वोट है सिर्फ, और वो वोट जो है जिस तरह से लिया जाता है या जो रिजल्ट हमारे यहाँ पैदा किए जाते हैं, जो रिजल्ट सामने लाए जाते हैं, उसमें तो अवाम का कोई हिस्सा होता ही नहीं है। अवाम तो उससे लाताल्लुक ही नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि शायद वोट किसी ने दिया ही नहीं है। रिजल्ट जहां तैयार होते हैं, जिस जगह पर रिजल्ट बनाए जाते हैं, तो बस इसका हल तो इसका हल तो यही मैंने आपसे कहा ना कि एक ऐसी टीम तश्कील दी जाए, अब उसमें इदारे भी शामिल हो, उसमें अच्छे, ऐसा नहीं कि अच्छे सियासतदान नहीं है, अच्छे सियासतदान भी शामिल हो। एक निजाम मुरत्तब किया जाए कि भाई बेईमानी नहीं होनी चाहिए, मुल्क और आवाम के हकूक के लिए काम होने चाहिए। होगा तो इन्हीं में। कैसे होगा ये एक बहुत लंबी बहस है और मतलब इट्स नॉट इजी। सिस्टम तो दुरुस्त करना है, इस सिस्टम से ये मामला सही नहीं हो। चले मैं अब ख्वाजा तारिक नजीर साहब की जानिब आता हूँ। ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि अभी आज जो आपके एक एमएनए हैं उन पर बगावत का मुकदमा दाखिल हुआ है, और इसलिए बगावत का मुकदमा दाखिल किया गया है कि उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के लिए कहा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान में, हम आसिफ जरदारी की तरह पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, बल्कि पाकिस्तान में मशरकी पाकिस्तान जैसी सूरत हाल पैदा कर देंगे। तो फरमाइएगा ख्वाजा साहब, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बगावत की तरफ नहीं जा रही है? बहुत शुक्रिया बासी साहब आपका। आपने आज इस प्रोग्राम के हवाले से मुझे ऑन बोर्ड लाइन दिया है। पहली बात तो ये है कि जो हमारे काबिल एहतराम एमएनए हैं जावेद लतीफ़ साहब, उन्होंने जो बात की है वो पार्टी लाइन तो बहरहाल मैं नहीं कह सकता कि पार्टी लाइन है, लेकिन वो उनकी ज़ाती राय है, ये ज़ाती बात उन्होंने किया। और ये बात जो है उन्होंने बहुत ही कहना चाहिए इमोशनल और जज्बाती अंदाज में ये बात की है। तो मैं समझता हूँ क्या आप मरियम नवाज साहिबा की तकारीरें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो
तकारीरें नहीं है हमारी इदारों के खिलाफ, उन्हें भी जज्बाती तकारीर कहेंगे? देखिए, बात ये है कि जब आप इदारों की बात करते हैं तो हमारा मौका डे वन से ये है कि हम इदारों के खिलाफ नहीं हैं। इदारा जो है इस कौम का एक असासा है और इस कौम के खून पसीने की कमाई और टैक्स से जो है उसे जो है परवान चढ़ाया जाता है और उन्हें खास मकासद के लिए बनाया जाता है। लेकिन अगर इन्हीं इदारों में चंद ऐसे अशखास, ऐसे किरदार अगर जो हैं जो अपने हल्फ से रूगर्दानी करें और सियासत में हिस्सा लें, तो फिर मैं और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम बिल्कुल आज़ाद हैं कि वो उनके उस किरदार को जो है अवाम के सामने लाएं और उन्हें बताएं कि ये आपका मैंडेट नहीं है, आपने जो हल्फ लिया है उससे सरासर आप रूगर्दानी कर रहे हैं। तो खुदारा चंद किरदार जो हैं वो इदारों और महकमों की शर्मिंदगी और जिसे कहना चाहिए बदनामी का बायस बनते हैं। ये काबिल एहतराम इदारे हैं जिससे हमारा दिफा जो है मुंसलिक है। लेकिन अगर चंद अशखास, चंद किरदार, मैं तो ये कहूँगा, वो अपने ज़ाती अगराज व मकासद के लिए इदारे का सहारा लें, उस इदारे को मिसयूज़ करें, तो मैं समझता हूँ कि चाहे वो मेरी पार्टी हो या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों या मरियम नवाज साहिबा हों या खालिद जावेद लतीफ़ साहब हों, उनका ये हक बनता है कि वो ऐसे लोगों को एक्सपोज करें। ख्वाजा साहब, सेनेट के इंतखाबात में इन इदारों का आपने किरदार देखा कि न्यूट्रल थे। अगर ये इदारे अपना किरदार अदा करते तो यूसुफ रजा गिलानी भी इलेक्शन नहीं जीत सकते थे और सेनेट में जो पोजीशन आप चेयरमैनशिप के लिए आई वो तो खुद आपके इख्तलाफात की वजह से चेयरमैनशिप चली गई है। तो उसमें इदारों का तो अपने आप फरमा रहे हैं कि वो न्यूट्रल थे, जबकि एक इंतहाई जिम्मेदार शख्स साबिक वजीर आजम और हमारी पार्टी के सीनियर नायब सदर खाकान अब्बासी हों या हमारे मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल साहब हों, उन्होंने एक सेनेटर को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अवाम तक ये बात पहुंचाई कि इदारों से उनको फोन आ रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है और ये कहा जाता है कि अगर आप बाज ना आए, अगर आपने हमारी बात तस्लीम न की तो आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये रोजे रोशन की तरह आया है। खुदारा अवाम की आंखों में हमें धूल नहीं झोंकनी चाहिए। इदारे नहीं, चंद किरदार हैं, चंद अफराद हैं जो अपने हल्फ की पासदारी न करते हुए, उसको पामाल करते हुए अपनी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं उससे रूगर्दानी करते हैं। तो ये कहना कि वो किरदार जो हैं वो न्यूट्रल हैं, ये सरासर आपने फैजाबाद धरने के इसमें सबके सामने आपने देखा कि एक किरदार ने जो है वो गारंटर का रोल प्ले किया और एक किरदार ने जो बाकायदा पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं उसकी वीडियो अगर आप कहेंगे तो मिल भी जाएगी और वो ये कहते हुए भी सुने गए हैं कि हम भी तो आप ही के आदमी हैं। तो देखिए खुदारा, अवाम जो है अब सोशल मीडिया का जो एक्सेस है, अब मजीद उनको अंधेरे में नहीं रख सकते। अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे, मेरी गुजारिश ये है कि अभी भी कुछ नहीं गया। हमारी क़यादत की आज भी ये तजवीज़ है कि देखिए आज जो हालात जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है उसका हल सिर्फ यही है कि आपको जनूबी अफ्रीका की तरह ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर, जिसे कहते हैं ना कि माजी पर मिट्टी डालिए, मिट्टी पाओ, और आगे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर ये एक चार्ट आउट कर लें कि आगे हमने किस तरह चलना है और अगर कोई उससे रूगर्दानी करेगा तो उसकी सजा क्या होगी। किसी एक फर्द वाहिद या किसी एक इदारे का अब बस का काम नहीं है। खुदारा हमें
माजी से सबक लेना चाहिए। आपने जावेद लतीफ साहब की बात की, मशरकी पाकिस्तान जो कि हमारा 52% उस वक्त का हिस्सा था, वो हमसे क्यों अलहदा हुआ? हमने आज भी उससे सबक हासिल नहीं किया। मैं एक मिसाल देता हूँ, हमारे साथी जो है बैरून मुल्क रहते हैं, अमेरिका में एक साहब ने अमेरिकन फ्लैग जला दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे सजा नहीं दी। बुनियादी बात क्या है कि आपने ऐसे हालात क्यों पैदा कर दिए कि उस शख्स ने पाकिस्तान का झंडा जलाया या खुदा ना खास्ता साहब ऐसा वाकया तो पाकिस्तान में भी हो चुके हैं जिसने कौमी मेरे इल्म में है, मेरे इल्म में है। 1990 में जिस शख्स ने साईं जीएम सैयद के जलसे में कौमी परचम जलाया था, वो आज कराची के किसी इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर लगा हुआ है, जिसने और भी कराची को लीड करता रहा है। पूरे कराची उसको, हैदराबाद उसको वोट देते रहे जिसने कौमी परचम जलाया। मेरे इल्म में है। असल बात देखिए अब्बासी साहब, मैं आपसे जो गुजारिश कर रहा हूँ, अगर हम वाकई मसाइल को हल करना चाहते हैं तो हमें बड़ी फराख दिली से और नेक नियति से इसका हल ढूंढना होगा, वरना ये ब्लेम गेम तो बहुत आसान है। हमने माजी में गलतियां की हैं, यकीनन बिल्कुल मैं समझता हूं कि तमाम जमातों ने, तमाम शख्सियात ने गलतियां की हैं, लेकिन सिर्फ ये कह देना कि सियासतदान, माफ कीजिएगा, इलेक्शन प्रोसेस जो इन इटसेल्फ जो है वो एक ऐसी छाननी है, स्ट्रेनर है, जिससे कि गन साफ हो सकता है। आप पड़ोसी मुल्क को देख लीजिए, एक जैसा मुआशरा है, एक वक्त में ही हमने आजादी हासिल की है, आज वहां इदारे क्यों मजबूत है? उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बताइएगा ये जो सांझे की हांडी है जो रोड पर फूट चुकी है, अब इसमें कोई सुलहनामा होने की उम्मीदें हैं? कोई दोबारा एक टेबल पर बैठने की कुछ उम्मीद नजर आती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीडीएम के दरमियान कोई राब्ते, कोई ताल्लुक जुड़ने का कोई इम्कान नजर आता है? देखिए, मैं तो ये अर्ज करूंगा कि पीडीएम की जो क़यादत है, खास तौर पे जो बड़ी जमातों की जो क़यादत है, वो सियासी तौर पर बड़े ही मेरी नज़र में जहादीदा लोग हैं। आप उनके नज़रियात से, उनकी पॉलिसियों से, उनके लाहे अमल से इख्तलाफ तो कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इतने जहादीदा लोग हैं कि ये जो आपने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि एक मेजर पार्टी का एक अपना स्टांस है। हमें ये भी जहन में रखना चाहिए कि पीडीएम में फैसला करने का तरीक़ाकार पहले से ही वज़ा कर दिया गया है। वो कंसेंसस है, ना कि मेजॉरिटी की बुनियाद पर होगा। जब आप कंसेंसस की बात करते हैं तो 10 के 10 शुरुका जो हैं, पार्टियों के जो हैं, जब तक उनमें आपस में इत्तेफाक राय नहीं होगा तो कोई फैसला नहीं होगा। अब चूंकि एक मेजर पार्टी का मैं अब कनाडा चलता हूँ, कनाडा के शहर टोरंटो, जहां हमारे एजाज आलम साहब मुंतजर हैं। एजाज भाई, ये बताइएगा कि गर्मियों के शुरू होते ही हमारे मुल्क में दोबारा लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। आप गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान में मौजूद थे, आपने बड़े बड़े दावे किए, मैंने बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड की, आपको मैंने देखा कि बड़ी बड़ी लंबी आपने तकरीरें की कि एनर्जी के सिलसिले में आप लोड शेडिंग खत्म करने जा रहे थे 2020 में, लेकिन आपके दावे तो धरे के धरे रह गए। जी एजाज आलम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तहसीन भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं आपको बहुत पुराना जानता हूँ, बहुत हमदर्द हैं, इस मुल्क से बहुत हमदर्दी रखते हैं। आई शैल बी ग्रेटफुल, रियली आई फील प्राउड ऑफ यू, माशाल्लाह। दूसरी बात, बहुत आपने सही बात की, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे दूं ताकि आपको बात समझ आ जाएगी कि क्या दावे किए थे। मैं कनाडा में 15 साल से हूँ, मुझे 15 साल हो गए कनाडा में। मैं स्किल्ड बेस पे आया था यहाँ, मैं इंजीनियर हूँ, इंटरव्यू बेस पे कनाडा में आया था। जब मुझे पता चल रहा था यहाँ से कि पाकिस्तान में लोड शेडिंग है, अभी तक एनर्जी क्राइसिस है, लोग 4-4, 5-5, 6-6, 8-8 घंटे
मैंने बोला इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, इतना खूबसूरत मुल्क, इतना बेहतरीन पाकिस्तान मुल्क, जाहिर है मेरी पैदाइश वही है, मैं उसी को लाइक करूंगा, यहाँ से मेरी ड्यूल नेशनलिटी है। तो मैं सोचता था 2000 मैंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से बात किया कि ऐसा पॉसिबल है कि बिलियंस ऑफ डॉलर का आप टेक्नोलॉजी पाकिस्तान दें। उन्होंने बोला व्हाई नॉट। तो मैं इनके बिहाफ पे, कैनेडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे एज ए कंसल्टेंट मैं पाकिस्तान गया। 2016 जनवरी 14 को मैंने लैंड किया, सीधे कसरनाज उतरा, ठीक है। उसके बाद मेरी वर्किंग शुरू हो गई। उस वक्त नवाज शरीफ साहब का दौर था। मैं इस्लामाबाद गया, सबसे मिला, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, इवन इसहाक डार साहब से, सेक्रेटरी से, हर एक से। तो मिलके इसको मैच्योर किया इंशाल्लाह ताला। बाकी हमने बोला 4000 मेगावाट हम देंगे, 1000 बलूचिस्तान को, 1000 पंजाब, 1000 सूबा सरहद, 1000 इस तरह 1000 सिंध। तो हमने बोला पहले बलूचिस्तान से शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ, सब ने कोऑपरेट किया। बलूचिस्तान हाउस में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारे MOU साइन हो गया 1000 मेगावाट का, टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम बलूचिस्तान, ठीक है। उसमें उस वक्त वजीर आला बलूचिस्तान वो भी बहुत। आपके एग्रीमेंट सूबाई हुकूमतों से हुए थे या वफाकी हुकूमत से हुए थे? वफाकी मैं थोड़ा सा बता आपके, वफाकी हुकूमत के कोलैबोरेशन के बगैर सूबाई हुकूमत दे आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग जी। पहले वफाकी हुकूमत को कॉन्फिडेंस लिया, फिर हम सूबाई को लेकर के, फिर हमने दोनों का कोलैबोरेशन से हमने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के साथ इनका जॉइंट वेंचर करके करवा दिया, साइन वाइन हो गया, MOU हो गया। बड़े खुश, हमने टीवी में भी आया था, डॉन अखबार में आया, टीवी में आया। इत्तेफाक से हमारी लक ऐसी है, क्या कह सकता हूँ। अगर ये पनामा 1 महीना और लेट आता ना सर, तो हमारा सब साइन वाइन होके यहाँ से शिपमेंट लोड हो जाना था, कनाडा से पाकिस्तान में आ जाना था और लगना था। 50-50 मेगावाट के हमने बनाया था, 1000 मेगावाट 50-50-50-50 करके लगाना था। पूरे पाकिस्तान में 80 प्लांट लगाने का प्रपोजल लेके हम यहाँ से गए थे एज ए मीडिएटर कंसल्टेंट, और डेलीगेशन आ रहा था, जा रहा था, सब बेहतरीन। पनामा आने के बाद हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा कि उनको अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। आई डोंट वांट टू गिव एनी बैड कमेंट्स और पॉजिटिव कमेंट्स फॉर एनीबॉडी, क्योंकि मैं नॉन पॉलिटिकल फिगर हूँ, ठीक है। मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूँ, पाकिस्तान को जानता हूँ। तो वो फिर ना बैक आ गए, वापस आ गए कनाडा कि नहीं, ये पनामा की वजह से उन्होंने क्या इंप्रेशन लिया। बहरहाल, तो दूसरी बात, ऑन द अदर हैंड, हमने जब वो आ गए तो फिर हमने लजबेला, बलूचिस्तान का नाम सुना होगा, लजबेला वालों ने हमें बुलाया कि सर यहाँ पर बड़े महंगा है, हम इंडस्ट्री को चला नहीं पा रहे हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं। हमने दौरा किया, लजबेला डिवीजन में दौरा किया। वहाँ भी मैंने बोला चलो फिलहाल आपको 200 मेगावाट का सेंक्शन करा, तो सारा कुछ मीटिंग सब कुछ हो गया। मैं बता रहा हूँ कहाँ क्या। फिर कराची में, आज आपको बता दूं, शायद किसी ने नहीं बताया होगा, कराची में पानी की कोई शॉर्टेज नहीं है। 40% ऑफ द वाटर पहुंच नहीं पाता है ड्यू टू स्लोप। जब वो बिजली चली जाती है धावी जी में तो पानी बैक आ जाता है, ठीक है। फिर दोबारा 3-4 मुझे मालूम है जाज भाई, वो बैक मारता है और पाइपलाइनें फट जाती हैं, जिससे तकरीबन 1 मिनट की लोड शेडिंग पर 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। बिल्कुल, आपको पता है। तो मैं जिस चीज के ऊपर स्टडी किया था ना, हमारे पूरा डेलीगेशन किया था, सारे पिक्चर हमारे पास है, सारा एग्रीमेंट हमारे पास है। थोड़ा सा 2 मिनट लूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने उनको बोला, गवर्नमेंट ऑफ सिंध को बोला, नासिर शाह साहब को भी बोला। नासिर शाह साहब के नॉलेज में है, निसार खोड़ो साहब के नॉलेज में है, उस वक्त जो लोकल बॉडी मिनिस्टर थे उनके नॉलेज में है। सब मीटिंग हुई हमारी, सब कुछ हुआ। मैंने बोला सर आप सिर्फ 50 मेगावाट का सोलर प्लांट वहां लगवा दें धावी जी में, ये मसला कंटिन्यू बिजली चलता रहेगा, ना वो स्लोप पीछे जाएगा, पानी आता जाएगा। 40% ऑफ द शॉर्टफॉल, पानी का जो शॉर्टफॉल है कराची में, वो बिजली की वजह से हो जाएगा। अब मेरा काम था बताना, मैं तो गवर्नमेंट का नहीं हूँ, मेरा काम बताना। मैंने बोला आपसे पैसा तो नहीं ले रहा हूँ सर, आपको हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, स्टाफ दे रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं। 25 साल के बाद आपसे ये पैसा लेंगे, फिर आपको टेक्नोलॉजी आपके हैंड ओवर कर देंगे। जो भी आप कंज्यूम करेंगे वो आप ग्रिड स्टेशन में देंगे, ग्रिड स्टेशन पे बिल के हिसाब से देते रहिएगा 20 साल तक। ये सारा कुछ हो गया। बस किस वजह से नहीं हुआ वो मैं बताना नहीं चाहता हूँ सर, मैं नॉन पॉलिटिकल। अगर ये लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेते हैं
मैं अब बता रहा हूँ, थोड़ा शिकायत के अंदाजा में बता रहा, अगर ये थोड़ा सा कोऑपरेट कर एजाज ले भाई कोई किकबैक मांगा गया था आपसे? मैं खुलकर बात करें, आप तो कनाडा में बैठे हैं, आपका कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा मुझे होगा, ये बताइए कोई किकबैक मांगा गया था आपसे? जाहिर है सर, खुलकर बताइए, खुलकर बताइए। हमने ये तमाम मुसीबतें मैं खुद झेल लूंगा, आप मुझे बताइए ना। नहीं, अल्लाह ना करे, कोई नहीं झेलेगा सर, सच्चाई में किस बात का झेलेंगे सर। अगर ये थोड़ा सा ना, मैंने उनको समझाया, देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ना 3% लीगल कंसल्टेंसी दी जाती है। इंटरनेशनल लेवल पे इट्स लॉ 3% ऑफ द कंसल्टेंसी। यहाँ तक अगर वजीर आला, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को दे दो, कोई उसको पूछगछ कोई कर नहीं सकता, इट्स लीगल। वो राइटिंग में देंगे कि ये आपको 3% लीगल कंसल्टेंसी, यहाँ तक बिलियंस डॉलर होगा वो दे देंगे आपको। हमने उनको बोला सर किकबैक नहीं दिया देते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट। वो कहते हैं कि यार तुम्हारा कैसा मुल्क है यार, हम टेक्नोलॉजी दे रहे हैं 20-25 साल के लिए, हम ग्रिड के जरिए जो भी बिल आएगा थोड़ा थोड़ा वो देंगे, इतना सस्ता दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर किकबैक किस बात का? तो बस मैं अब क्या मतलब बताऊं, अगर खुलकर बोलिए सर, आप तो 7 समंदर पार बैठे हैं। अगर ये उस वक्त कोऑपरेट कर लेते हैं तो खुदा के साथ आज पूरे कराची का बिजली का मसला हल हो चुका होता। कराची के हमने प्लान बनाया था, मैंने बोला था KDA, KMC, वाटर बोर्ड, आपका हैदराबाद, आपके लियारी में जो ग्रिड स्टेशन है वो सारा कुछ हमने प्रोवाइड कर देना था, धावे जी को प्रोवाइड कर देना था। ये सारा प्लान करके उनको गया था कि जरा कोऑपरेट कर लें, आप ले लें, पैसे वैसे के छोड़ दें, पैसा जब होगा लीगल पैसा आप ले लीजिएगा। ड्यू टू नॉन कोऑपरेशन फॉर दिस थिंग आज क्या है, कितना शॉर्टफॉल है। मैं लाइव प्रोग्राम में भी आया था उस वक्त, मेट्रो टीवी पे लाइव प्रोग्राम पे भी इनको कहा था कि प्लीज आप कुछ करें, हम रेडी हैं। आपको टेक्नोलॉजी चाहिए ना, दुनिया का बेस्ट टेक्नोलॉजी इस वक्त कनाडा का टेक्नोलॉजी है रिगार्डिंग सोलर एनर्जी। सेकंड नंबर पे जर्मनी, थर्ड US है। ठीक है सर, चूंकि मेरी फील्ड है, मेरी महारत इसी फील्ड में है, मैं खुद इंजीनियर भी हूँ सर, तो मैं इन सब चीजों को ज्यादा जानता हूँ। अगर ये कोऑपरेट कर लेते हैं तो ये हो जाता सिंध का मसले पे। बाकी जहां तक पंजाब का मीटिंग था, वो जो सूबाई वजीर, वहां पर कोई किकबैक का ऐसा कोई सिलसिला नहीं था। उनको मैंने बता दिया देखिए जब होगा 3% ऑफ द अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट होगा 8 बिलियन, 10 बिलियन, 15 बिलियन, 20 बिलियन, जो भी हो उसका 3% लीगल वे में आपको दिया जाएगा, खुले आम टीवी में लीजिएगा, ये आपका मिठाई है। मैं अब अपना वसीम साहब की तरफ आता हूँ। वसीम भाई ये फरमाइएगा कि आपने सुना कि एजाज आलम साहब क्या फरमा रहे हैं कि यहाँ किकबैक के चक्कर में पूरा मुल्क जो है बेच दिया गया है। हसीन भाई यही अलमिया है इस मुल्क का, सबसे बड़ा अलमिया ये लोग टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। भी एजाज साहब ने कहा 25 साल के बाद पेमेंट देनी है। तो जिस मुल्क के सरबराह सिर्फ अपना किचन महफूज करने के लिए घूम रहे हो, वहां किस तरीके से टेक्नोलॉजी आएगी, वहां किस तरीके से आप तामीर और तरक्की करेंगे, जब पूरा अमला इसी दौड़ में लगा हुआ है। मसला तो यही है कि इन सब चीजों को सही कैसे किया जाए। जब तक आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे, ये सब चीजें सही नहीं होंगी। इदारे अपना काम कर, अगर सियासत आपने सियासतदानों से करानी है तो उनको सियासत करने दें, इदारे अपना काम करें। अगर ये सब मिलके काम, एक घर के 10 बाप होंगे तो वो घर चल सकता है? कैसे चलेगा? मसला तो, प्रॉब्लम तो यही खड़ी हुई है कि यहाँ पर हर शख्स किकबैक के चक्कर में बैठा हुआ है। कितना शानदार प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे एजाज साहब, 25 साल के बाद आपको पेमेंट देनी है। और जिन जगहों पर ये गए, मुझे पता है कि उनके तो मुंह बहुत खुले में, वो 3% से तो उनका मसला ही हल नहीं होता। तो कैसे काम बनेगा? आप बताइएगा ये सिस्टम कब सही होगा? ये तमाम सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, ये कब सिस्टम सही होगा? आप लोग कब इस सिस्टम की जानिब जाएंगे, आपकी जमात, आप लोग मिलकर? देखिए, हमारे दौर में, पिछला जो दौर था उसमें अगर आपको याद हो, पार्लिमानी कमेटी थी जिसने ये जिम्मेदारी ली थी कि तमाम इदारों के लोग, उनका अक्रॉस द बोर्ड जो है वो एहतसाब होना चाहिए, इंक्लूडिंग जजेस एंड जनरल्स। मजे की बात यह है कि 12 या 13 मीटिंग्स के बाद आज की जो हुकूमती पार्टी है
उसने ख्वाजा साहब उसमें जज, जनरल और जर्नलिस्ट तीनों के नाम थे। ठीक, तो आपका तो कोई मसला है, आपका तो मसला है ही नहीं, जर्नलिस्ट और जनरल जजेस का भी कोई मसला नहीं है। जब 12-13 मीटिंग्स के बाद जब एक मेजर पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी जो है उससे बैकआउट कर जाए तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जब आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, क्रॉस द बोर्ड बात करते हैं, तो ये बड़ी फैंसी टर्म्स हैं, सुनने को बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या इसका हकीकत से दूर से भी वास्ता है? क्या डिफेंस बजट जब आप उसको मुख्तस करते हैं 1200-1400 अरब रुपया बजट से जाता है, तो क्या उस पर कभी 5 मिनट के लिए, क्या आप 5 सेकंड के लिए भी गुफ्तगू करते हैं? अब तो आपकी इत्तला के लिए, आपके इल्म में है होगा ये यकीनन, कि जो उनकी जो रिटायरमेंट के बाद जो उनके ड्यूज हैं वो भी सिविलियन अकाउंट से जाते हैं। ये मोहतरम डॉक्टर इशरत हुसैन साहब का कमाल है कि उनकी जो पेंशन है, जो कि उन्होंने अपनी मुलाजमत के दौरान अक्रू किया था, वो आज सिविलियन बजट से जाया जाता है। तो क्या आप उस पर कोई सवाल उठा सकते हैं? तो जब आप देखिए ख्वाजा साहब, जब आपके मुआशरे में, माफ कीजिएगा, जब आपके मुआशरों में होली काउज होंगे, गाँव माताज होंगी, तो आप जो बातें कर रहे हैं ये ख्वाब ख्याल की ही बातें हैं, ये इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप और हम वाकई चाहते हैं कि हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, तो फिर हमें इन चीज़ों से किनारा कशी करके और टेबल पर बैठकर नेक नियति के साथ माजी को दफन करके आगे के लिए एक चार्टर बना लें और उस पर फिर अमल दरामद करें। ये ख्वाजा साहब ने जो बात करी है कि सिर्फ हकीकत बात यह कि सिर्फ सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, तमाम इदारों की, हर फर्द की। इदारे से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि अदलिया है, फौज है, सारे इदारे हैं, सब लगे हुए एक काम के अंदर, सबकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो मसला हल हो सकता है। वसीम, मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त सिंध गवर्नमेंट में 450 ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो नैब ज़दा हैं और उनके मुकदमात नैब में मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पोस्टिंगों पर भी अपनी उनकी तैनाती भी है, मुख्तलिफ पोस्टों पर भी मौजूद हैं। तहसीन साहब, इनमें मैं आपकी एक और इस्लाह कर दूं, इनके अंदर आपको 100 लोग ऐसे मिलेंगे जो डुअल नेशनलिटी हैं और वो जो पैसा यहाँ से कमाते हैं और सबका सब उनकी फैमिलियां दूसरे मुल्कों के अंदर क़याम पजीर भी हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो मैं एजाज भाई आपकी तरफ आना चाहूंगा। एजाज भाई बताइए अब क्या सोल्यूशन है इसका, अब आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि आप तो पाकिस्तानी हैं तमाम तर, आपको मकसद ये कि आपको नजरअंदाज किए जाने के बावजूद भी आपका तो दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, तो आप मजीद कोशिशें जारी रखें अपनी इस सिलसिले में। अब आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैं तहसीन भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ अभी बताता हूँ। उससे पहले 2 बातें और बताना चाहता हूँ जो रह गई थी बात। मुझे निसार खोड़ो साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर थे सिंध, एजुकेशन मिनिस्टर सिंध निसार अहमद खोड़ो साहब उस वक्त थे, उस वक्त की एक बात बताने जा रहा हूँ। मैंने उनको कहा कि सर मुझे बड़ी इंफॉर्मेशन मिली है, 5000 स्कूल है थ्रू आउट इंटीरियर सिंध में, मुझे एक ऑफिशियली लेटर दें ताकि हम अपने डेलीगेशन, कैनेडियन डेलीगेशन को ले जाकर सिंध में स्कूल की क्या कंडीशन है। आप बिलीव करें, मेरे पास सारा सबूत है पिक्चर के साथ। जब मैं वहां दौरा करने गया, हैदराबाद के 2 स्कूल का दौरा किया, 400 स्कूल में बच्चे थे, पंखे नहीं थे सर, गर्मी में पंखे नहीं थे। आपने तो वो स्कूल देखे जहाँ पंखे नहीं थे, हम तो वो स्कूल देख रहे हैं जहाँ भैंसों के बाड़े बने हुए, वडेरों की औताकें बनी हुई है, बाज स्कूलों में गधे बंधे हुए, घोड़े बंधे हुए, बाज स्कूलों को जो है वो निजी जेल बनाया हुआ है, वडेरों की औताकों में वहां गरीबों पर मजालिम ढाए जाते हैं। ये तो सर बहुत पुरानी कहानी है। आप जो है वो, आपने सिर्फ पंखे नहीं देखे, हमने तो ये बहुत कुछ देखा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। मिशिगन से थे हमारे वसीम साहब, और कनाडा से थे जनाब एजाज आलम साहब, और कराची से थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी इत्तलात सिंध जनाब ख्वाजा तारिक नजीर साहब। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जिंदगी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।